तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। आज का जो नया सेशन है इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है और स्टडी टूम परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो साथियों, आज का एक सेशन और नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो सटासट फटाफट सेशन का एक पार्ट है और हम कम समय में अधिक जानकारी सीखने का प्रयास करेंगे। और पिछले सेशन आपने देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो दिया गया है, उसके माध्यम से आप सारे सेशन एक जगह पे आप देख पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है? सार्वजनिक सेवा वाहन को हम पब्लिक सर्विस व्हीकल पीएसवी के नाम से जानते हैं। पीएसवी को आप प्राइवेट सर्विस व्हीकल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएसवी का मतलब है पब्लिक सेवा वाहन, जो पब्लिक के लिए यूज आए। पहली बात है पब्लिक के लिए यूज आए। तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं तो चारों ही ऑप्शन स्टेज कैरिज है, शैक्षणिक संस्थान बस है, अनुबंध कैरिज है, मैक्सी कैब है, चारों ही पब्लिक को ढोने के लिए काम आते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ को देखते हैं कि ए, सी और डी, इनमें कोई भी आदमी बैठ सकता है, कोई भी आदमी किराए पे ले जा सकता है, किराया दे सकता है। लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान बस होती है ना, ये केवल स्कूल के छात्रों के लिए होती है, स्कूल के स्टाफ लोगों के लिए होती है। तो ये एक क्या होगा, एक केवल निर्धारित लिमिट में हो गया, यानी कि ये सब पब्लिक सर्विस व्हीकल इसको नहीं कहा जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक संस्थान बस हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। 66 की उपधारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन में भारी मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना क्या होगा? धारा 66 के तहत अगर आप यहां पर जो अगर हेवी गाड़ी चलाते हैं, धारा 66 की उपधारा 1 क्या कहती है? परमिट के बारे में कहती है। और जब परमिट आपके पास में नहीं होगा तो धारा 192 धारा 192 ए लागू होती है और 10,000 का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। प्रश्न 3 है, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है? आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है, इसकी जो धारा यहां पर 184 है, इसके तहत क्या लिखा गया है? धारा 184 में लिखा गया है कि मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे तो यहां पर 5,000 का जुर्माना हो सकता है और 12 माह तक की आपको सजा हो सकती है। उसमें लिखा गया जुर्माना कितना, एक्चुअल में बात करता हूं धारा 184 में, तो 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना यहां पर लिखा गया है और 6 माह से लेकर 12 माह तक का कैद का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्माने से जो कि 5,000 से अधिक नहीं होगा या कारावास जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 से अधिक नहीं हो सकता यानी 5,000 हो सकता है, 12 माह से अधिक नहीं होगी यानी कि 12 माह तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा पर्यटक परमिट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 3 राज्यों की आवश्यकता होती है। 3 राज्यों का आपको, यानी कि जैसे आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का तो पर्यटक यहाँ पे आपको भी परमिट की आवश्यकता है नहीं, तो आप किसी 3 राज्यों को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके पड़ोसी राज्य भी हो सकते हैं। तो पर्यटक परमिट जो है वो गृह राज्य के अलावा 3 राज्यों के लिए जारी किया जाता है। आप सभी को पूछिए कि यहाँ पर मैक्सी कैब अगर आपके पास में गाड़ी है और मैक्सी कैब के लिए अगर पर्यटक परमिट चाहिए तो कितने पुराने होने तक आप ले सकते हैं? तो 9 साल पुराना व्हीकल होगा तब तक आप उसमें पर्यटक जो होते हैं ना उनको आप ढो सकते हैं, उनके लिए गाड़ी किराए पर ले जा सकते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी 9 साल से पुरानी होगी फिर आपको पर्यटक परमिट नहीं मिल सकता। अगर दूसरी गाड़ी है, जैसे कि दूसरी गाड़ियां हैं, उनको भी अगर आप पर्यटक के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो आप परमिट केवल 8 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैक्सी कैब के मामले में 9 साल इसका जवाब होता है और 3 राज्यों में इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 5 है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास की अवधि होगी। पश्चातवर्ती अपराध का मतलब बाद का, मतलब कि दूसरा अपराध आप इसको कह सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि धारा 185 जो है वो शराब पीकर, बोतल चूसकर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, जो कि प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कारावास के बारे में पूछा है तो प्रथम बार में 6 माह की सजा होती है और दूसरी बार में यहां पे 2 वर्ष की सजा यहां पे होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, पर्यटक मोटर कैब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल क्या होता है? देखो ये प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया था यही पूछ लिया गया है। पर्यटक मोटर कैब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल के अलावा, यानी मोटर कैब को छोड़कर, मैक्सी कैब या मोटर कैब को छोड़कर अगर अलग वाहन है तो उनका जीवन काल केवल 8 वर्ष होता है। और अगर ये मोटर कैब है, मैक्सी कैब है, तो इनका जीवन काल 9 वर्ष होता है, यानी 9 वर्ष पुराने होने तक आपको पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष हो जाएगा।
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ये जो हमारी डेफिनेशन है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही कमेंट सेक्शन में एक अपना बहुमूल्य कमेंट है मुझे प्रेषित करेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने 7। यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर कार चलाता है तो अधिकतम दंड क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि धारा 39 है वो आरसी क्या उल्लेख करती है कि आरसी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में आरसी नहीं है तो धारा 192 आपके लागू होती है और जुर्माना 5,000 रुपए का हो सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है स्टेज कैरिज में, एम्बुलेंस में, पुलिस वाहन में, सभी वाहनों में। तो यहाँ पर जो आपका जो स्पीड गवर्नर होता है, स्पीड गवर्नर क्या काम करता है, स्पीड को कंट्रोल करने में काम करता है। और जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, सीवी होते हैं, इनकी जो गति होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम गति होती है और ये इससे बढ़े नहीं, इसके लिए स्पीड गवर्नर को लगाया जाता है। स्पीड गवर्नर का काम है फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम स्पीड है उसको क्रॉस नहीं किया जा सके। और ये केवल स्टेज कैरिज व्हीकल जो होते हैं उनमें होते हैं। किसमें? स्टेज कैरिज वाहनों में होते हैं। प्रश्न 9 है, मोटर वाहन विभाग का विभागीय प्रमुख कौन होता है। मोटर वाहन है यानी कि जो आपके मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसका जो विभागीय प्रमुख होता है, प्रशासनिक जो मुखिया होता है, वो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में मैं बात करता हूँ परिवहन आयुक्त इसको कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। प्रश्न संख्या 10 है, फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब फाइनेंसर से कब अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त करेंगे, तो आप जब अपना फाइनेंस उठा लेते हैं, लोन उठा लेते हैं अपनी गाड़ी पे, फिर आप कुछ काम करेंगे तो आप बिना फाइनेंसर की आज्ञा के कोई भी काम नहीं करवा सकते, जैसे कि वाहन का या वाहन में परिवर्तन करते हैं, नए पंजीकरण चिन्ह हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, वाहन का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन, या सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। मतलब आप इन सभी कार्यों में आपको फाइनेंसर से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल्के मोटर वाहनों का पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का न्यूनतम आकार क्या होगा। छोटे वाहनों के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है एलएमवी व्हीकल के बारे में। जो आपकी नंबर प्लेट होती है उसका आकार क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो आकार होता है 340 × 200 होता है। 340 तो लंबी होती है, 200 इसकी चौड़ाई होती है और ये एमएम में होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, वाहन के वर्ग की पहचान के लिए किन मापदंडों की जांच की जानी चाहिए, जिसको चेक करके आप किसी वाहन को हल्के मोटर कार वाहनों के रूप में पहचान सकते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हल्के मोटर जो वाहन है उनका कि भी हल्के मोटर वाहन है, कैसे पता लगा सकते हैं? लदान रहित वजन से, सकल यान बार से यानी ग्रोस व्हीकल वेट, लदान सहित बार से, उपरोक्त सभी से। शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर लदान रहित यानी खाली वजन आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि अगर गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं तो आप लदान रहित मतलब खाली वजन देखना है। अगर गाड़ियाँ मोटी गाड़ियाँ हैं, भारी एचएमवी गाड़ियाँ हैं, तो उनको आप भरा हुआ वजन के नाम से आप उनको देखेंगे। तो लदान रहित अनलेडन वेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कहा जाता है। अधिकतम जुर्माना क्या है यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन को ऐसे तरीके से चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक है। जनता के लिए खतरनाक तरीके से अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप सभी को पता है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना धारा 184 का उल्लंघन है, जिसके तहत 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में क्या क्या शामिल है? मोबाइल फोन का प्रयोग करना, रेड लाइट को क्रॉस करना, और आपके रेड लाइट को क्रॉस कर लिया, स्टॉप लाइन को पार कर लिया। इसके अलावा मोबाइल फोन आप गाड़ी चलाते समय अगर प्रयोग करते हैं, गलत ओवरटेकिंग करते हैं, गलत लेन में गाड़ी चलाते हैं, दूसरे लोगों को खतरे में डालते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो धारा 184 के तहत 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन अंतरण करने वाले के द्वारा किया जाएगा। यहां पर बात आई है एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण यानी कि मालिकाना हक आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं, तो आवेदन अंतरण की बात है। तो यहां पर फॉर्म संख्या 29 आप देते हैं कि भी ये मेरा जो गाड़ी है मैं अब इसके नाम कर रहा हूं, तो फॉर्म संख्या 29 है, इसके लिए होता है। प्रश्न संख्या 15 है, नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट के लिए आवेदन पर पत्र। आप सभी को पता है जैसे कि आरजे की कोई गाड़ी है वो एमपी में जाके रह रही है और 12 माह से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर धारा 47 जो है वो ये कहती है कि आपको फॉर्म संख्या 27 में क्या करना पड़ेगा? न्यू पंजीकरण चिन्ह के लिए आवेदन करना पड़ेगा और इसके साथ में आपको एनओसी भी आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर आरटीओ के द्वारा जारी की जाती है। तो नए पंजीकरण चिन्ह के लिए असाइनमेंट के लिए फॉर्म संख्या 27 यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्षीय जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट प्राप्त है? किन वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा, जो कि सबसे छोटी बीमा होती है, सबसे बड़ी बीमा होती है फुल इंश्योरेंस, तो आप यहां पर बताना है कि यहां पर जो है किन वाहनों को यहां पर बीमा से छूट दी गई है या थर्ड पार्टी से छूट दी गई है। तो जो केंद्र सरकार के वाहन हो, राज्य सरकार के वाहन हो, चाहे आपके स्थानीय प्राधिकरण के वाहन हो, सभी को छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17, यदि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी में किसी बीमारी से पीड़ित है तो मोटर वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या हो सकता है? आप सभी को पता होगा कि बीमार हैं फिर भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 1000 तक का हो सकता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। M2 की श्रेणी का अर्थ क्या होता है? M2 आप सभी को पता है कि एक L होता है, 2 और 3 व्हीलर वाहन जो होते हैं। M कैटेगरी में यात्री यानी कि पैसेंजर गाड़ियां आती है, और N में यहाँ पर माल परिवहन आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा है M2 का मतलब यात्री से संबंध रखने वाली गाड़ियां, यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा रहा है, यात्रियों से संबंधित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक की सीट के अलावा 8 या अधिक सीटों वाले यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 19 आ चुका है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का उपयोग पते और उम्र के साक्ष्य के लिए नहीं किया जा सकता? कौन सा प्रमाण पत्र है? तो पासपोर्ट होता है, मतदाता सूची होती है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, लेकिन बैंक पासबुक का प्रयोग आप जन्म या पते या उम्र के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने वाले किसी भी वाहन मालिक को अधिकतम दंड है वो कितना हो सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप पूछा गया है कि कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश से अगर आपको निर्देश दिया जाता है और आप उसका उल्लंघन करते हैं, पालना नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। मल्टी एक्सल के अलावा, देखो मल्टी एक्सल के अलावा अन्य माल ढुलाई के संबंध में राष्ट्रीय परमिट मतलब नेशनल परमिट वाहन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेरित मोटर वाहन की आयु क्या होगी? आप सभी को बताया अगर मल्टी एक्सल वाहन आ जाए तो आपको 15 साल करना है, और अगर मल्टी एक्सल के अलावा कोई वाहन आ जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 12 साल करना है। तो यहाँ पर मल्टी एक्सल के अलावा शब्द आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2 के साथ ही कि किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइविंग के लिए आप सभी को पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आप आवेदन करते हैं तो फॉर्म संख्या 2 इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आपको क्या लगाना होता है? जब आप लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो आपको अपना जो मूल दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर लगाना होता है। मूल लाइसेंस जो आपका है वो लगाना होता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर हुआ है या हो रहा है उसको आपको जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपको नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्म संख्या 2 के साथ किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। प्रश्न 3 है। लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन होता है? तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण वही होता है जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होता है, यानी कि RTO। RTO को यहाँ पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण है वो कहलाता है। कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है, और इन चारों कथनों में से एक ही कथन सही है जो आपको बताना है। प्लेसिंग लाल बत्ती, स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। प्लेसिंग लाल बत्ती, ये दोबारा से कैसे आ गया? अभी मिस प्रिंटिंग है ये। अच्छा, इसमें ये प्लेसिंग लाल बत्ती का बताना है। स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से तभी आगे बढ़ें, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्लेसिंग लाल बत्ती, स्टॉप लाइन या पैदल। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब लाल बत्ती प्लेस कर रही होती थी इसका मतलब होता है कि आपको स्टॉप लाइन से पहले या पैदल पार पथ से पहले एक बार रुकना होता है, आपको तभी आगे बढ़ना होता है जब ये आगे बढ़ना सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है। धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है। वाहन का पंजीकरण करवाने के बाद फिटनेस बनवाना जरूरी है। फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि निजी वाहन के लिए 15 वर्ष होती है। उपरोक्त सभी नाम सही है या सभी कथन सही है, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 आंसर सही हो रहे हैं, एक तो बी सही आंसर हो रहा है, एक डी भी हो रहा है। देखो बी में लिखा क्या है? वाहन का पंजीकरण करवाने के बाद फिटनेस बनवाना जरूरी है। फिटनेस आप जब बनवाएंगे तो वो पंजीकरण करवाने से पहले बनवाना पड़ेगा, वरना आपका जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, पंजीकरण भी नहीं होगा, इसलिए पहले बनवाना पड़ता है। दूसरी बात करता हूँ प्राइवेट गाड़ियों की। प्राइवेट गाड़ियों में आपका वाहन का पंजीकरण और जो आपका फिटनेस है वो एक साथ बन जाते हैं। बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल की, तो RC रिन्यू तो रहती है, लेकिन जब आप फिटनेस नहीं बनवाते हैं तो RC को निलंबन समझा जाता है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखनी है कि वाहन का पंजीकरण कराने के बाद फिटनेस बनना जरूरी है। ये थोड़ा सा गलत इंपैक्ट जाता है, गाड़ी का नाम नहीं आया बाकी पता चल जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में इस बी को सही मान रहा हूँ, डी को राइट आंसर मान रहा हूँ कि डी सही होगा, सभी कथन यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 26 है, वाहनों में टायर रोटेशन के संबंध में सही कथन नहीं है। टायर रोटेशन से टायर का अनियमित घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर गलत पूछा है भाई। रोटेशन से टायर के उपयोग का समय बढ़ जाता है, उपयोग का समय मतलब उम्र बढ़ जाती है। रोटेशन से टायर मजबूत बन जाता है और वह लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर रोटेशन से टायर मजबूत बन जाता है, टायर मजबूत नहीं बनता भाई। घिसता कम है, अनियंत्रित जो घिसाव होता है ना, अनियमित घिसाव, वो कम हो जाता है, बाकी मजबूत नहीं बनता। मजबूत कैसे बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटेशन में टायरों का स्थान परिवर्तन किया जाता है, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं, आप सभी को पता है, गाड़ी का जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर होता है, सेल्फ के साथ में पिस्टन जो पिनियन गियर होता है, तो रिंग गियर पिनियन गियर से मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाईव्हील का रिंग गियर स्टार्टर का पिनियन गियर आपस में मिलते हैं। आप सभी को पता होगा टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग का क्या लाभ होता है। टायर जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग या उसके लाभ क्या है आपको बताना है। टायरों की लाइफ को बढ़ाना, ये भी ठीक है। वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करना, क्रूसिंग यानी लचक, वहाँ सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, शॉक्स और कंपन को देखना, तो ये सारे काम वो टायर के काम है। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, इसका काम है टायरों की लाइफ को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन आपको बताना है, सही कथन नहीं है, गलत बताना है। ये वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनमो या अल्टरनेटर से चार्ज होता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बैटरी हल्के वाहनों में 24 वोल्ट की बैटरी काम में आती है, गलत हो जाएगा। बैटरी से चलने वाली गाड़ी में अधिकतर लिथियम बैटरी का उपयोग है, वो या लेड या अच्छा, बैटरी से चलने वाली गाड़ी में लिथियम, बिल्कुल सही है। और बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर से देखा जाता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हल्के मोटर वाहनों में 24 वोल्टेज की बैटरी काम में आती है, 12 वोल्टेज की। क्लच राइडिंग का अर्थ होता है, क्लच राइडिंग यानी क्लच के ऊपर सवारी करना। इसका मतलब है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बार बार क्लच का इस्तेमाल करना, गाड़ी चलाते समय क्लच अधिक प्रयोग करना, आधी दबी क्लच, गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना। आधी दबी, एक तो आधी दबी क्लच होती है, एक गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना। तो सी और डी दोनों ही आंसर इसमें सही हो रहे हैं। तो राइट आंसर आप अगर परफेक्ट तरीके से देखें तो क्लच राइडिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना। ये भी दबा कर रखने का मतलब तो हो गया, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो क्लच को दबा कर रखेंगे। लेकिन जब आधी क्लच दबाएंगे आप, तो इसका मतलब क्या है, क्लच राइडिंग कहलाएगा। आधी दबी क्लच, उसमें आधी दबी होती है, पूरी दबा देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, और न ही वो क्लच हाफ जो क्लच राइडिंग है वो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, हाईवे हाइप्नोसिस क्या होता है। हाईवे हाइप्नोसिस वो होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर और आपको नींद आती है तो वहां पर उसे कहते हैं ऊँघना। और इससे हम इस प्रश्न में राजमार्ग पर यात्रा के समय नींद की झपकी लेना, इसको हम हाईवे हाइप्नोसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोप्लेन की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब अत्यधिक बारिश होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, तो आप क्या करेंगे। येलो कलर की बत्ती जो अभी जल रही है, चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। क्या है, चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे और स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे। क्योंकि अगर पीली रंग की बत्ती है ना, तो यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। चौराहे के अंदर अगर आप प्रवेश कर चुके हैं तो आपको चौराहे से बाहर निकल जाना है, और अगर आप चौराहे में एंटर नहीं हुए हैं, स्टॉप लाइन से पहले खड़े हैं, तो आपको यहाँ पर पीले रंग की बत्ती होते ही आपको रुक जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका जवाब हो जाएगा। टेल गेटिंग किसे कहते हैं। टेल गेटिंग, टेल यानी होता है पूंछ, गेटिंग यानी कि पीछा करना, मतलब आप किसी आगे चल रही गाड़ी का इतना पीछे करते हैं कि उसके एकदम पास में आप खतरनाक तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। तो यहाँ पर टेल गेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से गाड़ी अगर आप चलाते हैं, जिससे कि आगे चलने वाले वाहन को और आमजन को यहाँ पर दुर्घटना की संभावना रहती है, और यहाँ पर जो रिस्क की रहता है, तो इसे टेल गेटिंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है, किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु
विशेष रूप से डिजाइन किए गए या बनाए गए वाहन जो मात्र अनुकूलित न हो और केवल उन्हीं के द्वारा या उनके हेतु प्रयोग किए जाते हैं उसको संशोधन पश्चात इस नाम से जाना जाता है। संशोधन कौन सा? 2019 में जब हुआ है, तो उसका एक नया नाम यहाँ पर रख दिया गया है, अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान, सभी। तो सभी इसका जो नाम है सही हो जाएंगे। ये सभी नाम है उसको दिए गए हैं, अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। धारा 180, अयोग्य अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी। धारा 192 बी, बिना परमिट वाहन का प्रयोग। धारा 182, लाइसेंस के संबंध में अपराध करना। धारा 181, अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको यह बताना है। परमिट के संबंध में आप सभी को होता है धारा 192 बी जो है, धारा 192 बी है ना, दोबारा से बता देता हूँ मैं। धारा जो 192 बी है, धारा 192 बी है, ये आरसी से संबंधित है और परमिट के संबंध में धारा 192 ए है और यहाँ पर बी बता दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंजन के काला धुआं देने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑयल जल रहा है, ऑयल कम है, ईंधन कम है, ईंधन अधिक जल रहा है। तो यहाँ पर ईंधन अगर अधिक जलेगा तो यहाँ पर ऑयल काला धुआं है, इंजन के द्वारा काला धुआं यहाँ पर दिया जाएगा। कई बार सफेद भी दे सकता है ना, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। परिवहन श्रेणी के वाहनों में शामिल नहीं होता। परिवहन जो व्हीकल है वो कौन सा नहीं है? पर्यटक वाहन हो गया, प्राइवेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सार्वजनिक स्थान पर कार्यरत वाहन। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्राइवेट जो वाहन होते हैं ना वो परिवहन श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 184 में खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं तो इसमें शामिल नहीं है। लाल बत्ती को पार करना, स्टॉप रेखा को पार करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करना, नशे में गाड़ी चलाना, ये गलत हो जाएगा। धारा 185 इसका उल्लेख करती है नशे में गाड़ी चलाना। या धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाना या मादक द्रव्यों का सेवन करके गाड़ी चलाना हो जाता है। प्रश्न 40 है, वायुमंडल प्रदूषण के संबंध में प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्वितीयक होते हैं, जो प्राथमिक प्रदूषकों की मदद से आगे द्वितीयक वो बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप सभी को पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूशन इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार पुलिंग का अर्थ होता है जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी कार लेके जाता है, जिससे कि अधिक प्रदूषण होता है, अधिक डीजल जलता है, अधिक खर्चा आता है और ट्रैफिक भी, सारी प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आती रहती है। तो उसकी बजाय अगर वो दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी एक ही ऑफिस में जा रहे हैं या आसपास जा रहे हैं, तो अगर एक दूसरे को लिफ्ट कर दे या छोड़ दे तो एक ही कार से वो दोनों ऑफिस में चल जाएंगे, जिससे कि तेल का खर्चा, पानी का खर्चा, जो सारी टूट फूट है वो आपके बच जाती है। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों द्वारा, दो मित्रों द्वारा अपनी कार को शेयर करके चलाना यहाँ पर कार पुलिंग यहाँ पर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, दो व्यक्तियों द्वारा दो गाड़ियों की जगह एक ही कार का उपयोग करना यहाँ पर कार पुलिंग कहलाता है। ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता है। ट्यूबलेस टायर की, तो ये टायर भारी मोटर वाहनों में प्रयोग होते हैं, इनमें कुशन क्रिया अधिक होती है, ये अधिक फ्लैट होकर नहीं चलते, उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्यूबलेस टायर की विशेषता है। तो यहाँ पर साथियों आपको बताया कि ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता बतानी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि भारी वाहनों में प्रयोग होता है, तो ये नहीं होता है भाई। ट्यूबलेस टायर जो होता है ना ये हल्के वाहनों में होता है, इनमें कुशन क्रिया अधिक होती है, अधिक नहीं होती है, अधिक होती है ट्यूबवेल टायरों में। ये अधिक फ्लैट होकर चलते हैं, मतलब पिचक कर चलते हैं, ये अधिक फ्लैट होकर नहीं चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये अधिक फ्लैट होकर नहीं चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण है, यानी कि किनारा घिसता है तो क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको सभी को पता है कि अनुचित केम्बर के कारण यहाँ पर टायर एक साइड से घिसता है। आप सभी को पता होगा कि जब टायर होता है, टायर को आप अगर दूर से देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका केम्बर कोण होता है वो आपको ऊपर से अंदर की ओर या बाहर की ओर नजर आता है, तो उसे केम्बर कहा जाता है। तो केम्बर अगर सही नहीं है तो टायर का जो है घिसावट एक साइड से ज्यादा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुचित केम्बर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 44, आपके पास एक हल्का 4 पहिया वाहन है, जो इस वाहन में आपके पास रेड कलर के ट्रायंगल की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक हल्का मोटर वाहन है, अगर अलंबी गाड़ी है तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए और अचंबी गाड़ी है तो यहाँ पर 2 आपको कम से कम चाहिए होते हैं। तो हल्के मोटर वाहनों में कम से कम 1 ट्रायंगल आपके पास में होना जरूरी है। प्रश्न 45 है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, अब बताओ आप कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद आप एक भी दिन गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
वाहन के हेडलाइट का डीपर कब देना चाहिए? प्रश्न 46 है, हेडलाइट का डीपर कब दिया जाता है? आप सभी को पता होगा, लोग कहते हैं जब ओवरटेक करते हैं तब हेडलाइट का डीपर दिया जाता है, लेकिन आप जब सामने चल रहा जो व्हीकल है आप उसको पार करके उससे आगे निकलना चाहते हैं तब आपको हेडलाइट फ्लैश करनी होती है, वो भी रात्रि के समय, और वो भी इसीलिए कि वो सामने से थोड़ा सा जगह दे दे ताकि मैं आगे निकल जाऊं। तो यहाँ पर आगे चल रहे वाहन को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आप यहाँ पर डीपर का प्रयोग साथियों कर सकते हैं, वो भी रात के समय में केवल। तो ओवरटेकिंग के समय डीपर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, हल्के मोटर वाहन की अस्थायी नंबर प्लेट का रंग होता है। अस्थायी नंबर प्लेट का नाम आते ही आप सभी को पता है, यहाँ पर जो नंबर प्लेट का रंग होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देनी है कि चाहे हल्का मोटर वाहन हो चाहे आपके कॉमर्शियल व्हीकल हो, तो यहाँ पर अगर आप अस्थायी नंबर प्लेट लेते हैं तो अस्थायी नंबर प्लेट का जो रंग होता है ना वो येलो होता है, पीला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकांगी मार्ग का अर्थ होता है, एकांगी मार्ग होता है वन वे, यानी कि एक दिशा में यान चलाना की अनुमति होती है, तो उसे हम वन वे के नाम से जानते हैं। यानी एक साइड में यातायात पर प्रतिबंध होगा, दूसरी साइड में यातायात वो मतलब है कंटिन्यू रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न 49 है, नए खरीदे गए वाहनों के लिए कितने समय बाद आपको पीयूसीसी प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होगा? तो नया जब वाहन खरीदेंगे तो कंपनी 1 साल का पीयूसीसी आपको बना के देगी, और दूसरी साल का जो आपका पीयूसी होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवा के देती है तो फिर आपको खुद को यहाँ पर पीयूसी कटवाना पड़ेगा, नई गाड़ी का भी। तो सभी साथी यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, आप सभी को पता होगा। और पीयूसी जो है ये लगभग जो BS 4 और 6 की गाड़ियाँ इनके लिए 6 माह की जगह 12 माह का जारी किया जाता है, और अगर गाड़ी मतलब पुरानी है तो उसके लिए 6 माह का ही जारी यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? जो है कि नई जो गाड़ी होगी उसका 1 साल बाद 1 वर्ष बाद आप इसको मतलब किया है वो पीयूसी दोबारा से रिन्यू करवाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न है, भारी मोटर वाहन वह होगा जिसका खालिस्तान वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा। कौन सा वजन होता है यहाँ पर ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर एलएमवी गाड़ी का नाम आ जाए, एलएमवी गाड़ी का नाम आ जाए तो लदान रहित भार होगा। अगर एचएमवी का नाम आ जाए, एचएमवी नाम नोट कर लेना भाई, एचएमवी का नाम आ जाए तो इसका वजन है सकल यान भार होता है। करंट में उस गाड़ी में टोटल वजन इसका कितना है उसके आधार पर यहाँ पर जो भारी मोटर वाहन होती है, हल्के मोटर वाहन होते हैं, इनका यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सकल यान भार, यानी कि ग्रोस व्हीकल वेट। ग्रोस व्हीकल वेट भी इसको कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और साथियों आज के इस पेपर में हमने 50% सॉल्यूशन यहाँ पे करने का प्रयास किया और काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा और समझ में भी आया होगा। होता यूँ है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो एक तो समय ज़्यादा लगता है, दूसरी बात कम समय में अधिक जानकारी देना राज सर के हाथ में ही है, बाकी कोई ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तीसरी बात है जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न तो समझ में आ जाता है लेकिन उसका आंसर समझ में नहीं आता है, या आंसर आ जाता है प्रश्न समझ में नहीं आता है। तो हर प्रश्न की डेफिनेशन के साथ में हमने इस जो आपका पेपर सॉल्यूशन है इसको करवाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है आपको जरूर ये समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट है वो भी छोटा सा कमेंट आपको यहाँ पर करना है कि वीडियो कैसी लगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।